जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, बताइए क्या पढ़ा था लास्ट टर्न, याद है? तो लास्ट टर्न हम लोग फिजिक्स में अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लावन का नियम। इसके बाद हम लोगों ने आयतन के संबंध में पढ़ा, यानी V1/V=D1/D। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा लास्ट टर्न पे। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई वस्तु है तो वो ऊपर की ओर गति करेगी या नीचे की ओर डूब जाएगी, यानी कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके थे, आर्किमिडीज के सिद्धांत। इसके बाद हम लोगों ने केशिकत्व के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने श्यानता के बारे में पढ़ा, और अब आज हम लोगों का टॉपिक होगा, जैसा कि आप सब लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, उत्तोलक या लीवर के बारे में। तो चलिए आज अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक होगा उत्तोलक, या जिसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। उत्तोलक या लीवर है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले, आप लोगों को दिख रहा है साहब, उत्तोलक या लीवर है क्या, इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझें कि उत्तोलक को हम लोग सामान्य रूप में कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, उत्तोलक उसे कहा जाता है, या उत्तोलक हम उसे कह सकते हैं जो कि एक सीधी छड़ हो, एक सीधी छड़ हो जो कि किसी एक बिंदु से, इसमें 3 बिंदु होते हैं, एक यहाँ पर हो सकता है, बीच में हो सकता है, या दूसरे किनारे पर हो सकता है। तो 3 बिंदु हों, 3 में से किसी भी एक बिंदु से वो स्वतंत्रता पूर्वक चारों तरफ घूम सकती हो, या चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी एक बिंदु से घूम सकती हो। जरूरी नहीं कि 1 से, 2 से या 3 से, इन तीनों में से किसी भी एक बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक चारों तरफ घूम जाने वाली क्षण को हम लोग उत्तोलक या लीवर कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, उत्तोलक एक सीधी, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो अपने चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती। तो इसको नोट कर लीजिएगा, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक चारों ओर घूम सकती है। अब ये चारों ओर घूमने के लिए या तो वो बिंदु ए से घूमेगी, या बिंदु बी से घूमेगी, या बिंदु सी से घूमेगी, या इसको बोल सकते हैं या तो बिंदु ए से घूम सकती है, या बिंदु A1 से घूम सकती है, या बिंदु A2 से घूम सकती है, चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक। अब अलग अलग बिंदुओं से घूमेगी, इसी आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट और समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी उत्तोलक होगा उसको किसी काम में लिया जा रहा होगा। अब किसी उत्तोलक को किसी काम में लिया जा रहा होगा, तो काम के आधार पर ये 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। यानी किसी उत्तोलक में अगर आपसे पूछा जाए, किसी उत्तोलक में मुख्य रूप से कितने बिंदु होंगे, तो आपको आंसर करना होगा 3 बिंदु होंगे। यानी किसी भी उत्तोलक में मुख्य रूप से 3 बिंदु होते हैं। ये 3 बिंदु निर्धारित कैसे होते हैं? सबसे पहले जो बिंदु निर्धारित होता है जिसके चारों ओर छड़ घूम सकती है, सबसे पहले वो निर्धारित किया जाता है। 3 बिंदुओं में सबसे
पहला बिंदु निर्धारित करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं आलंब, या इसी को इंग्लिश में बोला जा सकता है फलक्रम। फलक्रम, इसी को इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। ये है वह बिंदु है जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है। यानी कि जैसे मान लें कि कोई एक इस तरीके से सीधी छड़ है, तो ये हो गया उत्तोलक, और उत्तोलक में 3 बिंदु होंगे। अभी हमने बताया ये 3 बिंदु जो होंगे, ये 3 बिंदु कोई भी एक हो सकते हैं जहां से ये घूमेगी। तो अब इनमें से एक पहला बिंदु जो निर्धारित होगा वो होगा कौन सा? आलंब। और आलंब मान लेते हैं कि ये वस्तु कोई तराजू है, कोई तराजू है। और तराजू में आपने देखा होगा जो अपने गांव घर में तराजू यूज होते हैं वो इस तरीके से यूज होते हैं। बीच में उसमें एक यहाँ पर कांटा लगा होता है, यहाँ पर ये पकड़ने की जगह होती है जहाँ से हम लोग पकड़ते हैं। उसमें एक तरफ इस तरीके से डोरी लगी होती, इस तरीके से, और एक डोरी इस तरफ लगी होती है, जिसमें हम लोग करते क्या है कि एक और क्या रखेंगे, एक और रखते हैं भार और एक और रखते हैं वस्तु। भार का मतलब हो गया जिसके माध्यम से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बांट। एक तरफ बांट रखा जाता है और दूसरी तरफ मान लीजिए हमने गेहूं तौला है तो दूसरी तरफ क्या होगा? गेहूं। लेकिन एक बिंदु यहाँ पर जो होगा जिससे हम माप को निर्धारित करेंगे और इसी से चारों तरफ ये छड़ घूम रही होगी, यानी कि जब इसको उठाएंगे तो यहीं से गमन करेगी। तो ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा? इसी बिंदु को बोलते हैं हम लोग आलम या फलक्रम। तो पहला बिंदु समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा बिंदु होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, दूसरा बिंदु जिसे हम लोग बोल सकते हैं आयास। आयास को इंग्लिश में एफर्ट बोलते हैं। आयास वो होगा जिसके माध्यम से इस वस्तु को तौला जा रहा होगा, यानी कि जिसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा होगा कि ये बांट ही तो इसे तौलेगा। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो ये बिंदु हो जाता है आयास या एफर्ट। तो ये दूसरा बिंदु हो गया, ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा। अब तीसरा बिंदु आ जाता है। तीसरे बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं भार का। इसमें बांट रख दीजिए और ये हो गया आपका, मान लेते हैं भार जो आपका तौला गया। तो तीसरा हो जाता है भार या लोड, यानी जो वस्तु तौली जा रही है उसका वजन क्या है। प्रयास बांट के द्वारा किया गया और गेहूं तौला जा रहा, तो गेहूं क्या है? गेहूं एक भार है। तो तीसरा बिंदु यहाँ से क्या हो जाएगा? तीसरा बिंदु हो जाता है भार वाला, यानी जो वस्तु तौली जा रही। तो ये तीसरा बिंदु, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं भार या लोड। तो किसी भी उत्तोलक में ये 3 बिंदु होते हैं, जिसमें से एक आलंब है, दूसरा आयास है और तीसरा भार है, और इसी आधार पर उत्तोलक आपके निर्धारित होते हैं। तो 3 बिंदुओं के बारे में पहले आप नोट कर लीजिएगा। आयास में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, उत्तोलक को आयास में लिख लीजिएगा, उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं।
भार में आपको पता ही है, उत्तोलक द्वारा जो भार या जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब यहाँ से आपसे आलम आयास और भार के बारे में कभी नहीं पूछेगा, पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। अब आपको पूछा जाएगा कि उत्तोलक को आलम आयास और भार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है, उत्तोलक को आलम आयास और भार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो उत्तोलक हैं ये आलम बायास और आलम बायास और भार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो पहले हैं इनको कहा जाता है प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक, दूसरे द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक और तीसरे तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, निम्न में से दिए गए विकल्पों में से ये बताइए कौन सा प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक है और किसका यांत्रिक लाभ क्या है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक और द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक और तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से और इनको कैसे पहचानेंगे। देखिए सबसे पहले लेते हैं, थोड़ा सा पहले यांत्रिक लाभ के संबंध में समझ लेते हैं। कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपको आलम आयास और भार दे दिया जाएगा और उसका यांत्रिक लाभ पूछ लिया जाएगा। तो यांत्रिक लाभ है क्या, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए यांत्रिक लाभ बराबर होता क्या है, यानी इसको हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज भी बोलते हैं इंग्लिश में। मैकेनिकल एडवांटेज, इसके संबंध में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन कई बार इसका पूछ लिया जाता है, तो इसका फार्मूला याद रखिएगा। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे लगाई गई शक्ति, या बोल सकते हैं भार को W से और इसको डिनोट करते हैं F से। तो यहाँ पर हम लोग यांत्रिक लाभ बराबर यानी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लिख सकते हैं W/F, या बोल सकते हैं उठाया गया भार बटे लगाई गई शक्ति, ये बराबर होता है किसके, यांत्रिक लाभ के। इसी को अगर परिभाषा में लिखें तो परिभाषा में लिख सकते हैं भार तथा लगाई गई शक्ति, भार या इसको बोल सकते हैं उठाए गए भार तथा लगाई गई शक्ति के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहा जाता है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उठाए गए भार तथा
लगाई गई शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यांत्रिक लाभ। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब आते हैं हम लोग प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में। तो सबसे पहला प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वो हैं जिसमें आलंब, आयास और भार के बीच में बिंदु स्थित होता है। इसको समझने के लिए डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले इसको सिंपल समझते हैं। हमने बताया किसी भी उत्तोलक में 3 बिंदु होंगे, एक निर्धारित हो जाएगा आलंब, एक निर्धारित हो जाएगा आयास और एक निर्धारित हो जाएगा भार। तो यहां से याद रखना है, अगर किसी भी उत्तोलक के बीच का जो बिंदु है अगर वो आलंब है यानी कि फलक्रम है, फलक्रम बीच में है, एक तरफ उसके आयास है, एक तरफ आयास, आयास को हम लोग इंग्लिश में एफर्ट बोलते हैं, और दूसरी तरफ अपने आप क्या हो जाएगा, भार या लोड। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या कि अगर बीच में जो बिंदु आ रहा है वो आलंब है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। या इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिन उत्तोलकों में आलंब, आयास तथा भार के मध्य होता है उन्हें प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, जिन उत्तोलकों में आलंब, आयास तथा भार के मध्य होता है उन्हें प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहा जाता है। दूसरी बात इससे क्या पूछी जाएगी, दूसरी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन किस श्रेणी का उत्तोलक है। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कैंची। अब कैंची की बात करें तो कैंची इस तरीके से होगी, अब कैंची में देखिए बीच में जो आलंब है इसी के चारों ओर कैंची घूमती है। एक तरफ क्या होगा, एक तरफ आपका हाथ होगा जो कि काम करेगा किसका, एफर्ट का यानी आयास का। बीच का जो बिंदु होगा ये क्या होगा, आलंब होगा, और दूसरी तरफ कपड़ा या कागज होगा वो क्या होगा, वो भार होगा। तो जिनमें भी बीच में ज्वाइंटर पॉइंट होगा या बीच में जिसमें भी आलंब होगा वो सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गए। एग्जाम्पल में कैंची, इसी की तरीके आप ले सकते हैं यहाँ पर प्लास, इसी की तरीके आप यहाँ ले सकते हैं सीसा झूला, जिसमें आप देखते हैं कि बीच में एक ज्वाइंटर पॉइंट होता है। सीसा झूला में क्या होता है, यहाँ से ज्वाइंटर पॉइंट लगा होता है, एक तरफ कोई व्यक्ति बैठता है और एक तरफ कोई व्यक्ति बैठता है। तो इसमें मान लीजिए एक तरफ ए बैठा है और एक तरफ बी बैठा है, लेकिन यहाँ पर जो फलक्रम यानी आलंब है वो कहाँ पर होगा, वो बीच में होगा। कभी ये ऊपर जाएगा तो कभी ये नीचे आएगा, तो कभी ये ऊपर जाएगा और कभी ये नीचे आएगा। तो ये गतिविधि चलती रहती है। तो सीसा झूला भी उदाहरण होगा किसका, प्रथम श्रेणी। आपको कॉमन पॉइंट पकड़ना है, जिसमें आलंब बीच में होगा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। इसी में आप देख सकते हो साइकिल का ब्रेक,
साइकिल का ब्रेक। इसी में आप देख सकते हो पंप हैंड पंप में भी बीच में जॉइंट होता है, एक तरफ से पानी आ रहा होता है, दूसरी तरफ आपका हाथ होता है। साइकिल ब्रेक में भी बीच में रिपीट लगा होता है, एक तरफ ब्रेक चल रहा होता है, एक तरफ आपका हाथ होता है। तो ये सारे उदाहरण है इस तरीके के, जितने भी पॉइंट रखे जाएंगे जिनमें आलम्ब आपको बीच में मिल रहा है, तो वो उदाहरण हो जाएगा किसका, तो वो उदाहरण हो जाएगा आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। तो पहले का हम लोग इसमें क्या लिखा, इसमें बीच में क्या होगा, इसमें बीच में आलम्ब होगा, एक तरफ क्या होगा, एक तरफ आयास होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, भार हो जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी मिलेंगे वो कौन हो जाएंगे, वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो जाएंगे। अब जरा दूसरा देख लेते हैं। इसके बारे में एक बात हाँ और याद रखिएगा, इसका यांत्रिक लाभ भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं इनका यांत्रिक लाभ कुछ भी हो सकता है। इनका यांत्रिक लाभ याद रखिएगा कभी भी एक से ऊपर नहीं जाता, तो इनका यांत्रिक लाभ एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक या एक के बराबर या एक से कम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ याद रखना है जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे इनका यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक के बराबर या एक से कम भी हो सकता है। उसमें आपको दे देगा इस तरीके से क्वेश्चन बना करके, प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में निम्न में से कौन सा एक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। और वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, आपको इस तरीके से दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यांत्रिक लाभ एक तरफ दे दिया गया, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज आपको इस तरीके से करके दे दिया, और उसने दे दिया एक से अधिक, उसने दे दिया मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम, मैकेनिकल एडवांटेज एक के बराबर, और चौथा दे दिया सभी। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या करना होगा, सभी, क्योंकि यांत्रिक लाभ एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है। ये क्वेश्चन अब ज्यादा पूछा जाने लगा, तो इस पे कंसंट्रेट रखिएगा। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इसमें आपको याद रखना है, इसमें एक तरफ, किसी भी एक तरफ जो बिंदु होगा, अभी पहले वाले में क्या था, आलम्ब बीच में था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आलम्ब किसी एक किनारे पर होगा, आलम्ब एक किनारे पर होगा, यानी जो फलक्रम है ये एक किनारे पर होता है। इसमें भार बीच में आ जाएगा, यानी जो लोड होगा वो बीच में होगा, और तीसरी तरफ जो होगा वो आयास होगा। तो यहाँ पर याद रखना ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफर्ट। तो यहाँ पर याद रखना है वह उत्तोलक जिनमें मध्य में, जिनमें भार आलम्ब और आयास के मध्य में होता है उन्हें द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कहा जाता है। तो डैश करके लिख लीजिएगा, वे उत्तोलक जिनमें भार आलम्ब तथा आयास के मध्य होता है, वे उत्तोलक जिनमें भार आलम्ब तथा आयास के मध्य में होता है।
अब इस तरीके के उदाहरण कौन से होंगे जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाएंगे? तो इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे आपका सरौता है, सरौते में क्या होता है, सरौता इस तरीके से होता है, एक तरफ यहाँ से, जब यहाँ से हम लोग इसको उठाते हैं तो यहाँ से घूमता है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आलम। इसमें आप जानते हो कि बीच में क्या रखा जाता है, तो बीच में मान लीजिए सुपारी काटी जाएगी, तो जो सुपारी होगी वो क्या हो जाएगा, ये सुपारी आपकी क्या बनेगी, भार। और दूसरी तरफ जहां पर आपका हाथ होगा ये क्या कहलाएगा, ये आपका एफर्ट या आयास हो जाएगा। तो सरौता आपका किस प्रकार का उदाहरण है? इसी सरौते की जगह आप लिख सकते हो जैसे आम काटने की मशीन, या आम काटने का जो हमारे यहाँ यूज होता है अपने गांव घर में, जिसको आम कटना बोलते हैं, वो भी किस तरीके का होगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। इसी तरीके आप देखते हो नींबू निचोड़ने की मशीन, उसमें भी नींबू बीच में होता है, एक तरफ आयास होता है और दूसरी तरफ आलम होता है। तो ये भी आपका उदाहरण हो जाएगा किसका। इसी में आप लिख सकते हो एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, इसमें भी आप देखते हो कि बीच में क्या होगा, तो बीच में इसमें भार होता है और दूसरी तरफ आपका आयास होता है और एक तरफ आलम हो जाता है। अब यांत्रिक लाभ की बात करें तो इसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक। अब क्वेश्चन देगा कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, और ऑप्शन इस तरीके का दे देगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन, मैकेनिकल एडवांटेज स्मॉलर देन वन, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन, मैकेनिकल एडवांटेज, या चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो हमेशा एक से ज़्यादा होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, नोट करिएगा। तो इसमें दूसरे में क्या हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, भार, एक तरफ क्या आ जाएगा, आलम, और एक तरफ आ जाएगा आयास। नोट कर लिया। अब तीसरा देख लेते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में वो आएंगे जिनमें एक तरफ तो आलम्ब हो, दूसरी ओर भार हो, और मध्य में क्या हो, आयास हो। तो इसमें याद रखिएगा
3 बिंदु हो गए। इसमें एक तरफ आपका आलम्ब हो जाएगा, बीच में आयास हो जाएगा और भार एक तरफ आ जाएगा। यानी एक तरफ लोड, बीच में एफर्ट और एक तरफ आपका आ जाएगा आलम। तो यहाँ पर याद रखना है कि वे उत्तोलक जिनमें आयास, भार तथा आलम के मध्य होता है। वे उत्तोलक जिनमें आयास, भार तथा आलम्ब के मध्य होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे आप चिमटा ले सकते हैं। चिमटे में क्या होता है, इस तरीके से आपका चिमटा होगा तो जिस ओर से ये जुड़ा हुआ होता है ये क्या हो जाएगा, ये आलम्ब हो जाएगा। जहां पर हम लोगों का एफर्ट यानी कि हाथ होगा, ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, ये आयास हो जाएगा। और इस तरफ जो रोटी पकड़ी जाएगी या जो भी पकड़ा जाएगा ये क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। यानी इसमें आयास मध्य में होता है, एक तरफ आलम्ब होता है और एक तरफ भार होता है। यानी इसको अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं बीच में आयास, एक तरफ आलम और एक तरफ भार होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, अगर बीच में आलम है, जैसे 3 उत्तोलक हम लोगों ने पढ़े, इसमें सबसे पहले वाले में क्या बीच में आएगा, आलम अगर बीच में है तो वो प्रथम श्रेणी का है। अगर बीच में भार है तो वो द्वितीय श्रेणी का है। अगर बीच में आपका आयास है तो वो तृतीय श्रेणी का है। ये पॉइंट याद रखने हैं। आलम्ब और भार, आलम्ब भार आयास, ये क्रम याद रखना है। आलम्ब भार आयास ये पहले, दूसरे और तीसरे श्रेणी के उत्तोलकों का क्रम होता है। अब उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण हो सकता है चिमटा, इसमें दूसरा उदाहरण हो सकता है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, मनुष्य का हाथ। मनुष्य का हाथ भी उदाहरण होता है किसका, तो ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अगली बात करें कि इसमें यांत्रिक लाभ के संबंध में क्या क्वेश्चन बनता है, तो इनमें यांत्रिक लाभ, पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। दूसरी श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ा कि इनका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, इनमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो ये आपके उत्तोलकों से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनको जल्दी से नोट करिएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट उत्तोलक या यांत्रिक लाभ से संबंधित, इसके लगा लीजिएगा क्वेश्चन एक बार। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो या कोई चीज़ न समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, तो हम इसको आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब आते हैं तो इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स की क्लास में आज आपका उत्तोलक या लीवर का टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के बारे में, विकृति या स्ट्रेन क्या होता है उसके बारे में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।